हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका प्रवीण सर दृष्टि जुडिशरी की ओर से। आज हम लोग जिस केस पर जा रहे हैं चर्चा करने, वह केस है केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेडिशन लॉ सेक्शन 124A of IPC, which is abolished by the BNS। ओवरऑल इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि इसको अब हटा दिया गया है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम ये जानें कि ये सेडिसिव लॉ सेडिशन क्या है। बिफोर दी डिस्कसिंग अबाउट एंटायर फैक्ट्स एंड इशू रिगार्डिंग दिस केस, one thing is very necessary kept in our mind: what is actual a crime, how crime constitute, कैसे अपराध होता है। इस बात की यहाँ पर आवश्यकता इसलिए हो रही है कि जब हम लोग केदारनाथ सिंह के केस में डिस्कशन करेंगे तो हमारे सामने कुछ बातें बहुत ज़रूरी आएंगी, और वो बातें ये होंगी कि 124A IPC कैसे एक पेनलाइज्ड सेडिसिव लॉ बन के सामने आता है। तो इसके पहले कि हम उन बातों पे जाएं, बात करते हैं अपराध बनता कैसे। एक्टस रिया मेंस रिया, बहुत ब्रीफली इन अ फ्यू वर्ड्स हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एक्टस रिया मेंस रिया कंकर्ड अ क्राइम। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, वी ऑल नो कि विदाउट अ मैलिस इंटेंशन किसी भी एक्ट को आप क्रिमिनल एक्ट नहीं कह सकते। ओनली मेंस रिया कैनॉट बी कंस्टिट्यूट अ क्राइम और ऑफेंस आर पेनलाइज्ड एक्ट। सिर्फ अगर आपका मन दूषित है, आशय आपका सही नहीं है, तो मात्र आशय के आधार पर किसी को दंडित नहीं किया जा सकता। यह बात यहां पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं 124A का, जो पढ़ते थे हम लोग आईपीसी में, और वो इसलिए भी अभी मुद्दा बना हुआ है क्योंकि आपके नए चीफ जस्टिस खन्ना के सामने ये रिव्यू पिटीशन अभी तक पड़ी हुई है। ये केस नहीं, लेकिन सेडिशन से रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो उनके सामने, उसके कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर जो डिस्कशन है वो अभी भी पेंडिंग है। तो मैं आपसे बहुत सिंपल वे में एक बात कह रहा हूं कि मेरे मन में कोई मैलिस इंटेंशन है XYZ किसी के प्रति, इवन गवर्नमेंट के प्रति, स्टेट के प्रति, इवन नेशन के प्रति, मेरे मन में अच्छे थॉट्स नहीं हैं। एक मैलिस थॉट है, बहुत हेट्रेट मेरे अंदर है, घृणा है सरकारों के प्रति या भारत सरकार के प्रति, आप कह सकते हो उसको सामान्य तौर पर, राज्य सरकार, भारत सरकार, सबके प्रति। तो केवल घृणा होने से क्या हो गया, कौन सा अपराध हो? टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ क्राइम, व्हाट हैपेंड इन केस ऑफ मियर मैलिस इंटेंशन केप्ट इन माय माइंड। मेरे दिमाग में केवल नफरत है, तो क्या हो गया? केवल नफरत कैसे दंडनीय हो जाएगा? बिकॉज ओनली हेट इट इज सब्जेक्ट ऑफ मेंटल एलिमेंट। दिमाग की बात है, केवल सिर्फ मस्तिष्क के विचार हैं, और विचार कभी दंडनीय नहीं होते, अच्छे हों या बुरे हों, इमोरल हों, मोरल हो। इस आधार पर अब इस सेक्शन को जब आप डिस्कस करेंगे, इस केस को आप डिस्कस करेंगे, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो आपको समझ में मेरी बात आएगी कि क्यों आखिर कोर्ट ने इस मामले में सेडिशन को, अपराध 124A को, उसकी संवैधानिकता को, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक किया और देखा कि सिर्फ घृणा अपराध नहीं। केस डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। जजमेंट डेट इज 20 January 1962। Honorable Supreme Court of India, bench Justice
बीपी सिन्हा, एस के दास, ए के सरकार, राजगोपाला अयंगर एंड जे आर मुधोलकर. 5 judges bench means a constitutional bench constitute under Article 145 of Indian Constitution, Holy Book of Nation. Citation 1962, AIR 1955. Okay. Background regarding this case, Kedarnath Singh. The case of Kedarnath Singh versus State of Bihar dealt with the constitutionality of section 124A of IPC, which define and penalize sedition. जो राजद्रोह की बात करता था 124A. राजद्रोह. राजद्रोह क्या है? केदारनाथ सिंह के बारे में पहले जान जाते हैं. केदारनाथ सिंह एक कम्युनिस्ट, फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी है थी बिहार में, उसके मेंबर थे और उन्होंने स्टेट के अगेंस्ट कुछ ऐसे बातें की थी, ऐसे चर्चाएं उन्होंने की थी कि ये लगा कि वो स्टेट के अगेंस्ट जो हेट्रेड क्रिएट कर रहे हैं और एक डिसअफेक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. तो फॉर मेकिंग inflammatory remarks against the government, allegedly inciting people to overthrow it, और लोगों को भड़का भी रहे हैं, उकसा रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं सरकार के विरुद्ध. केदारनाथ सिंह चैलेंज हिज कन्विक्शन. अच्छा, इसी के तहत इनको पेनलाइज किया गया. केदारनाथ सिंह ने चैलेंज किया और ये कहा कि सेक्शन 124A वायलेटेड हिज फंडामेंटल राइट to freedom of speech and expression under article 19(1)A. जो हमें अधिकार मिला हुआ है 19(1)A का, वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रीच एंड एक्सप्रेशन का जो फ्रीडम हमें मिला हुआ है, वो इसका वायलेशन करता है 124A. तो ये भी एक क्वेश्चन चला आया बीच में कि क्या 124A हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है. एक दूसरी बात जो इसमें हमारे सामने आती है वो ये आती है, और फिर बात करते हैं, एक ये भी बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट डिटरमाइन करती है कि क्या जो सेडिशन लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ अनुकूल है, क्या उसके साथ हम पढ़ सकते हैं या सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसका डिस्कशन किया जा सकता है, यानी कंपैटिबल वो है, अनुकूल है या नहीं है. इसकी बात सुप्रीम कोर्ट डिस्कस करती है. और इन रिस्पेक्ट ऑफ 19 क्लॉज 2 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, जो हमको 19(1)A के रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, उनके मामले में जो स्पेसिफिकली है इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, 124A से रिलेटेड इशू, ये बातें भी हम देख रहे हैं. और फिर अब जो क्वेश्चन इन्वॉल्व हो जाता है वो इन आर्टिकल्स का क्वेश्चन लीगल प्रोविजन इन्वॉल्व हो जाता है. आर्टिकल 19(1)A हम सब जानते हैं क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और इसके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में है, जिसमें बहुत सारे 7 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, 7 ग्राउंड्स हैं, जिसमें से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट भी एक ग्राउंड है, पब्लिक ऑर्डर भी एक ग्राउंड है. और अगर कोई सेडिसिव बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं वो राज्य की सुरक्षा से संबंधित या कंटेम्प्ट, नॉट ओनली कोर्ट, राज्य की अवमानना से संबंधित या लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर को, हमारी एकता और अखंडता को इफेक्ट डालती है, इस बात की चर्चा इस केस में की गई. वो सब्जेक्ट टू दी आर्टिकल 19 क्लॉज 2, आर्टिकल 19(1)A का डिस्कशन हुआ. और आईपीसी 124A पे तो बात ही कर रहे हैं. अब क्या क्या है, वी ऑल नो, गारंटीज ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19(2) हम लोग क्लास डिस्कशन किए अभी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ग्राउंड ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड स्टेट सिक्योरिटी. एंड 124A IPC व्हाट से defines sedition as any act or speech brings or attempt to brings hatred and or contempt
और excites or attempt to excite disaffection. Most important word. These words are important. Towards the government established by law. 124 में ये बात चर्चा में आती है कि जो राजद्रोह है वो एक ऐसा एक्ट है या जो बोले गए या लिखे गए या थ्रू द पिक्चर, थ्रू द पब्लिकेशन, थ्रू द वर्ड्स, थ्रू द गेस्चर, थ्रू द एनी लेटर, मार्क्स, किसी भी तरीके से यदि एक वेल एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट क्या करता है, हेट्रेट क्रिएट करता है, घृणा उत्पन्न करता है, अपमान करता है या भड़काता है, एक्साइटिंग करता है, एक असंतोष, डिसअफेक्शन मीन्स इन अ हिंदी, असंतोष मीन्स वी आर नॉट सेटिस्फाइड ऑफ दिस गवर्नमेंट, ऑफ दैट गवर्नमेंट, सेटिस्फाइड नहीं है। सिर्फ इतना बात नहीं है डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन एक और बात को उसके इंटरप्रिटेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज नॉट वेरी मच लिमिटेड टू द वर्ड ऑफ नॉट सेटिस्फाइड। डिसअफेक्शन क्रिएट सम हेट, क्रिएट डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन को यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि एक अनार्किस्ट थॉट है, अराजकता है हमारे में कि हम इस सरकार को पसंद नहीं करते, ये सरकार नहीं होनी चाहिए। तो ये 124A का मामला था। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या जजमेंट दिया, इस पर आ जाते हैं। और यहीं पर वो जो शुरुआत में मैंने आपसे डिस्कस किया, मेंस रिया, एक्टस रिया, कनकर्ड अ क्राइम, सिर्फ मन में आपके है घृणा तो काम नहीं चलेगा। घृणा के परिणाम स्वरूप इन द परसुएंट ऑफ सच हेट और डिसअफेक्शन और योर एनी एक्ट, जिसको हम सेडिशन कह रहे हैं, आपके उस कार्य से कोई वायलेंस होना जरूरी है, तब ना होगा मेंस रिया एंड एक्टस रिया। मैंने घृणा उत्पन्न की, भाई ये सरकार एकदम अच्छी नहीं है, ये सरकार फंडामेंटल राइट्स को वैल्यूज नहीं दे रही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट इसकी नजर में कुछ है नहीं, सोशलिज्म का कोई मतलब नहीं है, क्रोनी कैपिटलिज्म से प्योर कैपिटलिज्म हो गई है, दोस्ती यारी मोहब्बत की सरकार है। केवल ये कहने से नहीं होगा, अगर मतलब सेडिशन नहीं हो जाएगा। भाई आपका फंडामेंटल राइट है, आप अगर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा था कि अगर डीपीएसपी को कोई गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती है, उसको फुलफिल करने का प्रयास नहीं करती है, बिकॉज डीपीएसपी इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट डीपीएसपी, तो नेक्स्ट इलेक्शन में उसको हटा दिया जाएगा। क्यों हटा दिया जाएगा? इसका मतलब यह है कि डिसअफेक्शन हो गया स्टेट के प्रति, और वही बात अगर हम कह दे रहे हैं तो कैसे बुरा हो। हाँ, मेरे कहने से, अगर मेरे कहने के इंपैक्ट में, उसी फर्दरेंस में कोई अपराध होने लगे, जनता बहुत वायलेंस में आ जाए, तब ये राजद्रोह है और निश्चित तब इसमें आपको दंड मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? अपहेल्ड दी constitutionality of section 124A, affirming that a sedition law are valid, sedition law valid है under Indian constitution but must be applied with reasonable restrictions। means ये किसकी बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं आर्टिकल 19(1)A की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं बोल्ड कर देता हूं, ठीक है। आर्टिकल 19(1)A की ये बात की जा रही है। तो अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आप सरकार के विरुद्ध करते हैं, लेकिन वो, अगर वो बात ऐसी है जो आपके फंडामेंटल राइट को एक्सप्रेस करने जैसी है,
तो वो गलत नहीं है, बट सब्जेक्ट टू द लिमिटेशन, सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लॉज 2। एक बात। दूसरी बात, द कोड रूल दैट द सेडिशन लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशनल ओनली व्हेन यूज्ड इन पेनलाइज एक्ट दैट इंसाइट वायलेंस, जो बात हमने आप लोगों से पहले ही कही। वायलेंस अगर हो रहा है, कब सेडिशन माना जाएगा? ये है कॉन्स्टिट्यूशनल कोई बात अगर आप कह रहे हैं, लेकिन वो सेडिसिव कब हो जाएगा, कब वायलेंस माना जाएगा, कब उसको सेडिशन माना जाएगा? जब वो आपका एक्ट ऐसा है जो पेनलाइज होगा यदि वो वायलेंस को भड़काता है, हिंसा पैदा करता है। इस सरकार को बदल देना है, सड़कों पर आइए, विद्रोह करिए, अभी भी सेडिशन नहीं है। और आपके लेकिन इस कहने से लोग बसें जलाने लगे, तोड़फोड़ करने लगे, पार्लियामेंट पर चले जाएं, तब क्या होगा? सेडिशन में आ सकता है। और जिसके कारण वायलेंस हो, पब्लिक डिसऑर्डर हो जाए, या हैव अ डायरेक्ट टेंडेंसी ऑफ अंडरमाइन स्टेट सिक्योरिटी, और राज्य को खतरा उत्पन्न होने लगे। राज्य को खतरा की बात जैसे ही आएगी भाई, आ जाएगा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19 का क्लॉज 2, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर अप्लाई कर जाएगा 19 क्लॉज 2। अदरवाइज सिर्फ शब्द या मेंटल एलिमेंट अगर जहां तक है वहां तक ही अपराध नहीं बनता। जजमेंट ड्रॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन मेयरली क्रिटिसाइजेशन द गवर्नमेंट। अगर आप केवल गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो चलेगा, विच इज परमिसिबल, एंड इंसाइटमेंट टू वायलेंस और रिबेलियन, अगर विद्रोह पैदा कर रहे हैं या हिंसा पैदा कर रहे हैं तब वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। अभी यही बात हमने आपको बताई, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर वो थ्रेट दे रहा है, वायलेंस क्रिएट हो रहा है, पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट हो रहा है, या स्टेट सिक्योरिटी का इफेक्ट आ रहा है, तब 19 क्लॉज 2 के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, आपको चुप कराया जा सकता है, 19(1) आपका छीना जा सकता है, और अगर कुछ हुआ है उसके जरिए तो 124A भी लगाया जा सकता था। लेकिन आगे थोड़ा बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट ने और क्या बातें कही। द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट फ्री स्पीच इंक्लूडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी। ऑब्वियस है, अब वो बात और है कि ज्यादा फ्रीली बोलने लगेंगे, क्रिटिसाइज करने लगेंगे तो घर से लेकर बाहर तक आपको, मतलब जो करंट सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, इसलिए मैं भी चुप हो जा रहा हूं। ओवरऑल द कोर्ट एम्फसाइज्ड दैट फ्री स्पीच इंक्लूडिंग क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल इन अ डेमोक्रेसी बट इट शुड नॉट डिसरप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। वही बात कि पब्लिक ऑर्डर और नेशनल सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। अदरवाइज अगर आप गवर्नमेंट का आलोचना कर रहे हैं, देखिए बात समझिए, बहुत सरल सी बात है कि राज्य का विरोध राजद्रोह नहीं है। अगर आप किसी गवर्नमेंट का विरोध कर रहे हैं किसी रीजनेबल रीजन से, तो ऐसा कुछ नहीं हो, आप अनार्किस्ट नहीं हो जा रहे हैं भाई। अगर आप नहीं बोलोगे तो वो फिर मतलब वो तो पावर टेंड्स करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर टेंड्स करप्ट एब्सोल्यूटली वाला मामला हो जाएगा, लॉर्ड एटकिन वाला। तो उनको थोड़ा सा एक चाबुक, एक हंटर भी होना चाहिए उनके सर पे कि आप क्रिटिसाइज करोगे भाई आप नहीं ठीक कर रहे। और क्रिटिसिज्म का तरीका 19 में ही दिया हुआ है, आप असेंबलीज लगाओ, धरना प्रदर्शन करो शांतिपूर्ण, पीसफुल, थ्रू दी मीडिया उन बातों को लाओ। इसलिए इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा, दिस रूलिंग नैरोड द स्कोप ऑफ सेडिशन बाय रिक्वायरिंग अ डायरेक्ट
लिंक बिटवीन स्पीच एंड इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस, वही बात कह रहे हैं कि इस थोड़ा सा इस रूलिंग के द्वारा एक नैरोवर लाइन क्रिएट की गई कि भाई सेडिशन को हर समय जो है ना इससे मत जोड़ दो कि कोई क्रिटिसिज्म हो रहा है, कोई बात हो रही है, वो तभी होगा जब वायलेंस क्रिएट होगा या पब्लिक डिसऑर्डर होगा, तभी होगा। और इट प्रोटेक्टेड सिटीजंस राइट टू एक्सप्रेस डिसेंट्स व्हाइल अलाउइंग द स्टेट टू कर्टेल स्पीच एंड थ्रेटन्स पब्लिक ऑर्डर एंड स्टेट सिक्योरिटी। और ये जो आर्टिकल 19(1)(a) है आपको मिला हुआ है, ये आपका राइट है और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन 19(2) के अधीन है। अगर वैसी स्थिति डिस्टर्ब होती है 19(2) की तो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकेंगे, और अगर उसके परसुएंट में, उसके इफेक्ट में अगर कोई वायलेंस होता है या सिक्योरिटी डिस्टर्ब होती है, स्टेट की पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, तो सेडिशन का चार्ज लगाया जा सकेगा। ये भी एक बात इस मामले में कही गई। अब एक बात इस केस को देखने, इस प्रीलिम्स के क्वेश्चन को देखने के पहले एक दो केसेस और सेडिशन से रिलेटेड है, इसीलिए आपको याद होगा कि कन्हैया कुमार एंड अदर्स वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली में भी केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जजमेंट के रेस्पेक्ट में ही कन्हैया कुमार को बेल मिली, और उस मामले में यही कोर्ट ने कहा कि वायलेंस मस्ट बी हैपन, वायलेंस होना चाहिए। वो जो सेडिसिव स्टेटमेंट आया हुआ है या हेट क्रिएट किया गया है, डिसअफेक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट जो क्रिएट हुआ है, उसके फर्दरेंस में कोई वायलेंस होना चाहिए। और अगर वायलेंस नहीं है तो ये सिर्फ मेंटल एलिमेंट है, मानसिक तत्व है, और सिर्फ मेंटल एलिमेंट के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मेंस रिया के साथ एक्टस रिया होना जरूरी है। एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई थी और बहुत पूरा महाराष्ट्र सड़कों पे आ गया था, खासतौर से मुंबई। तो एक लड़की ने जो है एक मैसेज डाला था सोशल मीडिया पे कि इससे पब्लिक लोग, मतलब आम पब्लिक को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, और आप पता करिएगा कि उस लड़की के साथ वहां की स्टेट ने, वहां के लोगों ने, वहां के पुलिस ने कितना बुरा बर्ताव किया। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कोई सेडिशन नहीं है, उसको इसके खिलाफ भी सेडिशन लागू हो गया था। मुझे अभी एक रिसेंट 2-3 साल पहले का एक केस मुझे याद आता है। ऐसे तो बहुत सारे, इतने ज्यादा केस होने लगे, इसीलिए फिर इसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया अभी। हालांकि उस पर रिव्यू होना बाकी है। मुझे याद आ रहा है कि एक मिर्जापुर यूपी का स्टेट है, वहां पर एक पत्रकार ने, लोकल पत्रकार ने मिड डे मील में कीड़े पाए जाने की बात पेपर में छाप दी और उसके ऊपर भी सेडिशन लागू हो गया। तो इतना ज्यादा मिसयूज किया गया इस सेक्शन का, इसलिए इसको अच्छी बात है कि इसको हटा दिया गया है बीएनएस से, और इसकी जगह 152 एक सेक्शन लाया गया है जो डायरेक्टली सेडिशन की बात नहीं करता। 152 तो वो एक अलग विषय है, वो 124A से एकदम एग्जैक्ट सिमिलर नहीं है। खैर, प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच केस अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ सेक्शन 124A आईपीसी? सीधी सी बात है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक, और मेंस का क्वेश्चन क्या हो सकता है? डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस इन डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ सेडिशन लॉ। ऑल डिस्कशन जो भी हम लोग आज किए हैं, टुडेज ऑल डिस्कशन मस्ट बी kept in your mind. Thereafter you start your mains writing from the section firstly plus article 19 clause 1A subject to the article 19 clause 2, ये आपको डिफाइन करना होगा पहले। उसके बाद केदारनाथ सिंह में क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया ये बता देंगे आप। What opined by or held by Honorable सुप्रीम कोर्ट, ये बात आप लिखेंगे। और इफेक्टली या अभी क्या कंडीशन हो गई इसी वजह से, और एक दो केस और जो मैंने बताया वो बताते हुए
आपको बताना है कि इसको हटा दिया गया और उसकी जगह 152 बीएनएस की बात भी आप डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बीएनएस नहीं डिटेल मांग रहा है, लेकिन आप कंसाइजली इसको भी मेंशन करेंगे। हाउ डज द जजमेंट बैलेंस द फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही बहुत सारी बातें आ जाएंगी। तो ये डिस्कशन आपके सामने किया गया केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। आई होप कि आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।